हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th का जो विज्ञान है, साइंस है, आपका जो चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका वन शॉट बना रहे हैं। और ये जो वन शॉट है वो 2-3 पार्ट में हो सकता है, क्योंकि एक पार्ट जो है हम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बनाते हैं, क्योंकि 1 घंटे का एक शॉट बनाते हैं ताकि आप वीडियो में बोरिंग ना हो जाए और अगला पार्ट जो है आराम से अगली बार देख सके। तो देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक परिवर्तन से, क्योंकि अब देखिए ये जो एग्ज़ाम में है पूछेगा तो नहीं, लेकिन आपके नॉलेज में होना ज़रूरी है क्योंकि किताब में डाल रखा है। अब देखिए, परिवर्तन तो पूरे संसार का नियम है, परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में परिवर्तन की बात करें तो दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब हालांकि इसको जो है हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है। भौतिक का मतलब है कि बाहरी बनावट में परिवर्तन, अंदर से कुछ बदल नहीं रहा है। जैसे आप जल ले लीजिए, ठीक है ना। अब आप जल को ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो भाप में बदलेगा, भाप को ठंडा करेंगे तो वापस वो जल में बदलेगा, और ठंडा करोगे तो वो और बर्फ़ में बदल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जल की जो तीनों स्टेट है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसीय अवस्था, ठीक है ना, इन तीनों ही अवस्था के अंदर जल के फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, वही है ना, H2O। चाहे सॉलिड में लो, लिक्विड में लो, चाहे गैस में लो, इसके रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे परिवर्तनों को अपन भौतिक परिवर्तन बोल सकते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं, ये जो पेन है इसको आप काटेंगे तो होगा ये होगा, मतलब ये तो पेन ही रहेगा ना, ये प्लास्टिक ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसको और तोड़ेंगे तो भी ये पेन ही रहेगा, मतलब बनावट में कोई चेंजेस नहीं है। कागज़ को काटेंगे, फाड़ेंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं है। तो जब बाहरी बनावट में या उसके सूत्र में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे सारे जो परिवर्तन होंगे वो भौतिक परिवर्तन के रूप में काउंट होंगे। लेकिन काफ़ी परिवर्तन ऐसे देखे जा चुके हैं जिसमें सूत्र ही बदल जाता है, ठीक है ना, सूत्र ही बदल जाता है। जो पदार्थ पहले हैं वो बाद में नहीं है, बाद में वो पहले नहीं है। जैसे दो पदार्थ जुड़ रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो CO2 गैस बना रहा है ना। पहले ये कार्बन था, ऑक्सीजन था, अब ये CO2 बना रहा है। ऐसा नहीं कि CO2 से वापस ये कार्बन ऑक्साइड बन, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन बन जाता है। मतलब सूत्र में परिवर्तन हो रहा है, या फिर दो चीज़ें जुड़कर एक नई चीज़ बनाती है, या फिर एक चीज़ टूटकर दो नई चीज़ें बना देती है। मतलब ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के जो है संघटक ही बदल जाते हैं, पदार्थ का जो मूल गुणधर्म है वही बदल जाता है। तो जिसको अपन जो है वापस रिवाइज नहीं कर सकते हैं, जिस प्रक्रम को जो है हम वापस परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो पहले था वो बाद में नहीं है, और जो बाद में था वो पहले नहीं है। जैसे देखिए, दूध का दही में बदलना, ठीक है ना। दूध से अगर आपने दही जमाया है अपने घर पे, तो दूध से दही बन चुका है, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनेगा। जबकि ऊपर जो भौतिक परिवर्तन था उसमें हम ठंडे जल से, या फिर देखिए जल को गर्म करके भाप बना सकते हैं, भाप को ठंडा करके जल बना सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं वो वापस उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन ये जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। वापस आप उसको मतलब बैक नहीं कर सकते हो, पहले जैसा नहीं बना सकते हो। ऐसे सारे जो परिवर्तन हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। मतलब पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन हो जाता है, या फिर पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है सिर्फ, जबकि इसके अंदर जो है रासायनिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कागज़ है, ठीक है ना, आप कागज़ को जला रहे हो, और जलाओगे तो वो राख में बदल जाएगा, लेकिन क्या उस राख से आप कागज़ बना सकते हो? तो आप नहीं बना सकते हो। तो आप भौतिक और रासायनिक गुणों में जो है आराम से पता लगा सकते हो। इन परिवर्तनों के बारे में एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, क्योंकि 9th क्लास में जो है हमने पढ़ रखा है, बस ये बेसिक जानकारी है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कैसे पता लग सकता है। तो ऐसा कभी कभार आधे नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, ये जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं वो हमारी किताब से रिलेटेड हैं, कि आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो देखिए, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था बदल सकती है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बदल गया, या लिक्विड से गैस बदल गई, या गैस से लिक्विड हो गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। रंग भी बदल सकता है, ठीक है ना। मान लेते भी नीला कलर है,
कुछ रिएक्शन हुआ, हरा हो गया या लाल हो गया, कुछ भी हो सकता है। गैस का निकास या उत्सर्जन गैस निकल सकती है। जैसे हमने खाना खाया, पाचन हुआ, फिर श्वसन हुआ, तो हमने कौन सी गैस बाहर निकाली? CO2 गैस बाहर निकाली। मतलब गैस का निकास हो सकता है, गैस बाहर आ सकती है। तापमान में बदलाव हो सकता है। जब दो रिएक्शन होती है तो क्या होता है? ताप में बदलाव हो सकता है। जैसे हमारी किताब के अंदर ही है कि एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर देखिए क्या है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, और इसमें अपन जो है जिंक के दाने डालते हैं, तो रिएक्शन होने के बाद में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, तो इसके तापमान में भी बदलाव हो जाता है। या फिर जो गोबर के उपले होते हैं, उनको अगर आप जलाते हैं, तो देखिए गोबर का जो उपला है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और जब क्रिया करता है तो गैस भी बाहर आती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कितनी गर्मी हो जाती है, कितना तापमान बढ़ जाता है, तो अपन ये पता लगा सकते हैं। चलिए आगे वाले टॉपिक पे बात करते हैं। अब टॉपिक नंबर इसकी बारी है कि ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं ढांचा रासायनिक समीकरण, जिसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभार एक आधे नंबर में पूछ ले जाते हैं, बहुत रेयर चांस है। ठीक है, तो देखिए किसे कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण। यदि रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों और उत्पादों को संतुलित नहीं किया जाता है तो उसे अपन रासायनिक समीकरण कहेंगे। कैसी रासायनिक समीकरण? ढांचा रासायनिक समीकरण। ठीक है, यदि अभिकारक और उत्पादों को संतुलित नहीं किया जा रहा है, दोनों तरफ उत्पाद और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या एक जैसी नहीं है। जैसे समझते हैं इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास में एक मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन आप देख सकते हैं इधर एक ही Mg है और एक ही ऑक्सीजन है, तो दोनों और जो है संख्या एक जैसी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक Mg है, चलो ठीक है, यहाँ पर भी एक ही Mg है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर उत्पाद यानी राइट हैंड साइड में एक ही ऑक्सीजन है, जो कि संतुलित नहीं है। अगर इधर 2 है तो उधर भी 2 होने चाहिए, जो कि अपन आगे एक रूल्स में पढ़ने वाले हैं। और उसी प्रकार ये वाला भी आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से जो है जब आपस में रिएक्शन होती है तो H2O यानी जल बनता है। लेकिन अपन देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो अभिकारक होते हैं, तो इनमें जो परमाणुओं की संख्या है वो उधर के परमाणु की संख्या यानी उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए इधर 2 हाइड्रोजन है, उधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन उधर सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों ओर जो है अभिकारक और उत्पाद संतुलित नहीं। तो जब अभिकारक और उत्पाद संतुलित नहीं किए जाते हैं तो ऐसी रासायनिक समीकरणों को अपन ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण बोलते हैं। एक तरह का कंकाली मान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि द्रव्यमान का जो है आप ना ही सर्जन कर सकते हैं, ना ही आप विनाश कर सकते हैं, बस आप एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण कर सकते हैं। तो देखिए एक रिएक्शन है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये वाला संरक्षण का नियम काम करता है। तो एक बार ये लाइन स्टेटमेंट पूरा पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम ना तो द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस कारण जो है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद में हमेशा परमाणुओं की संख्या एक जैसी होनी चाहिए, यानी द्रव्यमान एक जैसा होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं आपको चाय बनानी है, ठीक है ना।
तो मान लेते हैं आपने 10 ग्राम पानी लिया है, उसके बाद में 20 ग्राम दूध लिया है, 5 ग्राम चीनी ली है और 5 ग्राम आपने चाय पत्ती ली है और 2 ग्राम आप मान लीजिए आपने इलायची ली है। अब देखिए ये सभी जो पदार्थ हैं इनकी मदद से जब आप चाय बनाएंगे तो आपको कितने ग्राम चाय बननी चाहिए या कितनी ग्राम चाय मिलनी चाहिए, जितना इन सब का योग है। कैसे, जैसे देखिए इन सभी का योग करते हैं एक बार, 10 और 20 30 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, तो 40 ग्राम तो ये हो गया और 2 ये हो गए, यानी आपको 42 ग्राम जो है चाय मिलनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा रहे हैं कि सर चाय बनाएंगे तो बहुत सारी चाय जो है भाप बन के उड़ जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उस पात्र पर जो है पहले से ही उसको बंद करके रखें, ठीक है ना। ये सारे जो पदार्थ हैं पहले इस पात्र में आप भरे, इसको बिल्कुल ढक लीजिए। उसके बाद में जो है आप इसको आग दीजिए या गैस पर रख दीजिए, फिर चाय बनाइए। और जब आप चाय बनाएंगे ना तो क्या होगा, भाप बनेगी और भाप वापस इस ढक्कन से टकरा कर जो है वापस द्रव में बदल जाएगी। फिर आप उसका तोल करके देख सकते हैं, बिल्कुल आप उसे तोल करके देख सकते हैं। आपको जितने ग्राम आपने जो ये सारे प्रोडक्ट डाले हैं, तो आपको उत्पाद का भी जो ग्राम है या उत्पाद का भी जो वेट है वो आपको 42 ग्राम ही मिलेगा। यानी 42 ग्राम के बराबर ही 42 ग्राम का वेट आएगा, यानी रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या आपको एक जैसी मिलेगी। तो ये रासायनिक समीकरण का जो है या किसी भी रासायनिक रिएक्शन का एक नियम होता है कि आप द्रव्यमान को जो है मिटा नहीं सकते हो, द्रव्यमान को आप निर्मित भी नहीं कर सकते हो। यानी देखिए मान लेते हैं कि अगर आप रिएक्शन होने से पहले 2 ऑक्सीजन ले रहे हो तो रिएक्शन होने के बाद में भी जो है आपके पास में 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। जितनी चीज़ें रिएक्शन से पहले होती हैं उतनी चीज़ें रिएक्शन होने के बाद में मिलनी चाहिए, क्योंकि हमको जो है हर रासायनिक समीकरण को इस नियम के बेस पर समझना होता है। तो कोई भी रासायनिक समीकरण होगी प्रकृति के अंदर, उस सभी को जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, समीकरण को संतुलित कैसे करना है। देखिए इम्पोर्टेंट है समीकरण को संतुलित करना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इस टॉपिक को जो है स्टार लगा के ऐसे मतलब आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए किस तरह से बैलेंस किया जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, सीधा साधा क्वेश्चन पूछता है कि समीकरण को संतुलित कीजिए बस। लेकिन संतुलित करने के लिए आपको एक चीज़ पता करनी है कि यहाँ पर कौन कौन से तत्व है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि अभिकारक के अंदर एक हाइड्रोजन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, मतलब मैं तत्वों की बात कर रहा हूँ, कितने हैं वो बाद में बात करेंगे। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, यानी लेफ्ट साइड में अभिकारक होते हैं, राइट साइड में उत्पाद होते हैं। तो उन दोनों के अंदर जो है अपने को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाना है। तो दोनों और अगर अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या के जो परमाणु की संख्या अगर बराबर रहेगी तब अपन जो है इसको संतुलित मान सकते हैं। तो कैसे पता कर सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। पहले 3 तत्वों को आप अलग अलग लिख दीजिए, जैसे एक और H है, इधर वापस ऑक्सीजन है। सेम टू सेम चीज़ राइट हैंड साइड में भी होती है, इधर भी हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तत्व कितना है, अब कितने वो आप चेक करते हैं। तो इधर देखिए 2 है, ये जो नीचे की तरफ इस प्रकार से होता है ना उसको अपन 2 बोलते हैं। तो हाइड्रोजन इधर 2 है और उधर हाइड्रोजन कितना है, इधर इधर भी 2 ही है। लेकिन देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर देखो 1 ही है ना, ये किसी से गुणा भाग नहीं हो रहा है। तो दिख भी रहा है कि इधर तो 2 ऑक्सीजन है, उधर 1 ऑक्सीजन है। तो आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आपके पास एक तरीका है कि आप जो है इसको इंटू 2 कर सकते हो। अगर आप इसको 2 इंटू करोगे तो क्या होगा, इधर ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ भली 2, तो देखो ऑक्सीजन के आगे 2 आ रहा है, मतलब इधर 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं, उधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो इधर ऑक्सीजन बैलेंस है और इधर भी ऑक्सीजन बैलेंस है। लेकिन देखो जब हमने इसको यहाँ से 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि 2 इधर है वापस इंटू आ रहा है, तो 2 दूनी 4 हो रहे हैं। मतलब इधर कितना हाइड्रोजन हो रहा है, 4 हो रहा है।
तो अपन उधर भी 4 बना सकते हैं। हमारे पास एक तरीका है, अगर अपन इसको भी 2 से गुणा कर दें, क्योंकि देखो इधर अपन 2 से गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ऐसे 2 बना के अपन लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब है कि 4 हाइड्रोजन इधर है, तो वापस देखो 4 हाइड्रोजन इधर भी है, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर वापस देखो 2 ऑक्सीजन है। तो अपने को जो है पहले तो इन तत्वों को अलग अलग करना है, फिर अपने दिमाग की सहायता से जो है या गुणा भाग की तरह या गुणांकों को आपस में बराबर करके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक मैच्योरिटी आ जाएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है, आगे वाला भी करते हैं। तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो है आपको ये पता है कि कौन कौन से यहाँ पर तत्व है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर तत्व कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है, इधर ये ऑक्सीजन है, वापस इधर भी मैग्नीशियम, इधर भी ऑक्सीजन। तो पहले इनको लिख देते एक बार, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इधर भी क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब कितने कितने हैं ये आप तय करेंगे। तो देखो ये तो किसी से गुणा भाग हो नहीं रहा है, इनटू हो ही नहीं रहा है, ना तो इसके आगे कोई गुणांक है, ना इसके नीचे कोई ऐसा कोई चिन्ह वगैरह है या कोई अंक है। तो दिख भी रहा है इधर मैग्नीशियम जो है वो 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो यहाँ पर 2 अपन लिख देते हैं। इधर देखो मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो कौन सा डिसबैलेंस है, दिख भी रहा है कि इधर ऑक्सीजन 2 है तो उधर 1 ही है, लेकिन मैग्नीशियम तो दोनों और 1 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ऑक्सीजन को 2 बना सकते हैं। क्या आप कहेंगे सर इसको हम 2 से इंटू कर देते हैं, तो मैं इसको 2 से इंटू करूँगा तो मैं ऑक्सीजन के आगे 2 लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं ऐसे 2 करके बता सकता हूँ। लेकिन जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो 2 ऑक्सीजन तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ 2 मैग्नीशियम भी हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करते ही मैग्नीशियम डिसबैलेंस हो रहा है, इधर 2 मैग्नीशियम आ रहा है जबकि उधर 1 ही मैग्नीशियम है। तो इधर भी एक तरीका है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इधर 1 मैग्नीशियम था, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों और जो अभिकारक है और उत्पाद है उनके जो परमाणु की संख्या है वो दोनों एक जैसी हो जाती है। इधर भी मैग्नीशियम 2 है तो उधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है तो उधर भी ऑक्सीजन 2 है। आगे वाला करते हैं सेम टू सेम प्रोसेस से, लेकिन पहले तत्वों को पहचानना सीखिए। इधर कौन कौन से तत्व है, एक देखिए फेरिक है यानी Fe है, एक अपने पास में हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। पहले मैं तत्वों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं उनके अभिकारकों की संख्या या उनके परमाणु की संख्या नहीं लिख रहा हूँ। सेम टू सेम इधर भी क्या है, Fe है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, पहले इनकी संख्या पता कीजिए, लेफ्ट साइड में क्या संख्या है, राइट साइड में क्या संख्या है। लेफ्ट साइड में तो अपने को 1 ही दिख रहा है तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर मैं 2 लिखूंगा, ऑक्सीजन इधर 1 है तो मैं 1 ही लिखूंगा। इधर फेरिक कितना है, 3 है, देखो आप देख सकते हो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन इधर 4 है और हाइड्रोजन इधर 2 है। तो देखिए ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में उसको सिलेक्ट करो जो सबसे ज़्यादा है। हमेशा ध्यान रखो, कभी भी रासायनिक समीकरण को अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो सबसे पहले उस तत्व को पकड़ो, उस तत्व के परमाणु को पकड़ो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। देखो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, वैसे यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा संख्या ऑक्सीजन की है, तो पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अच्छा इधर 4 है, उधर ऑक्सीजन कितनी है, 1 ही है। अच्छा 1 को 4 कैसे बना सकते हैं अपन, सिंपल है कि 4 से इंटू कर दो बस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा 4 लगा देंगे। लेकिन जब आप 4 यहाँ पर इंटू करोगे तो इधर हाइड्रोजन भी 2 है, आगे वापस आपने हाइड्रोजन के आगे भी 4 लगा दिए, तो दिख रहा है पहले 2 थे ये, अब 2 इंटू 4 हो जाएंगे, मतलब ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। इसका मतलब आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे ही तो किया होगा, तभी तो ये 2 चौके 8 बन गया होगा। तो लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 8 आ चुकी है, तो अपनी जिम्मेदारी है कि राइट साइड में भी जो हाइड्रोजन की संख्या है उसे 8 बनाओ। तो इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अच्छा 2 को 8 बनाने का तरीका तो एक ही है कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक 4 गुणांक लगाने की आवश्यकता है। तरीका हो गया। देखो सिंपल सी बात है कि इधर ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है तो उधर भी ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, इधर हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है तो उधर भी हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है। लेकिन अब डिसबैलेंस कौन है, डिसबैलेंस है ये फेरिक, Fe, आयरन। तो अगर इधर 3 है तो इधर 3 कैसे बना सकते हैं, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं इसको 3 से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब देखो ये जो बैलेंस है बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किस प्रकार से कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने वाली विधि का नाम लिखिए। तो उस विधि का नाम होता है हीट एंड ट्रायल विधि। तो ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बन के आ सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है इसको आप ज़रूर देखें। चलिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को जो है संतुलित करते हैं। देखिए आपके बिल्कुल क्वेश्चन के बेस पर है। कभी कभार क्या होता है कि सीधे सीधे जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करके लिखिए। तो वहाँ पर जो है शब्द समीकरण नहीं दे रखा होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में जो है शब्द समीकरण पूछते हैं, मतलब शब्दों में लिखे हुए हैं, फिर इनको जो है आपको प्रतीकों में बदलना है, फिर जो है आपको उसको बैलेंस करना है। तो ये बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन देखिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। वैसे मैंने सारे एग्जाम्पल्स लेने का प्रयास किया है, लेकिन धीरे धीरे कि अगर आप इसको ज़्यादा मिलाओगे तो हार्ड अगर प्रैक्टिस करोगे आप तो इसमें आपकी प्रैक्टिस गहरी हो जाएगी और ये आसानी से जो है आप खुद पकड़ पाएंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। तो सिंपल ही है, कैसे, ये हाइड्रोजन हो गया हमारे पास में H2, ये क्लोरीन हो गया Cl2, क्या बनाएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनाएगी। अब इसको देखिए बैलेंस करने का तरीका तो एक ही है। अब आप खुद सोचिए, लेफ्ट साइड के अंदर इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन भी 2 है, लेकिन उधर देखिए हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो अपन यही काम कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऐसे गुणांक में लिख के आ सकते हैं। 2 जब गुणांक में लिखे जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 ही क्लोरीन हो जाएंगे, ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। कोई बात नहीं, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमको आता है BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सूत्र है वो ये होता है Al2SO4 ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मतलब एकदम जटिल थोड़ा सा जो है सूत्र हो जाता है, तो कोई बात नहीं है। Al2SO4 होल थ्राइस बोलते हैं इसको, ठीक है ना, होल थ्राइस Al2SO4 होल थ्राइस इसको बोलते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है थोड़ा सा, लेकिन सीख जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है। तो देखिए बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए BaSO4, ये बेरियम सल्फेट होता है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, ठीक है, याद कर लेंगे अपन इसको, एक दो बार अगर प्रैक्टिस करके लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने का तरीका क्या रहेगा, आप सबसे पहले उसको पकड़िए जो सबसे ज़्यादा है। देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, ये SO4 पूरा ही सबसे ज़्यादा है। मतलब SO4 क्या है, होल थ्राइस है। मतलब कितनी बार SO4 है, 3 बार SO4 है, मतलब ये 3 बार ऐसे है SO4 SO4 SO4। जब इधर 3 बार SO4 है तो उधर भी तो होने चाहिए। तो इधर तो देखो खाली एक ही बार SO4 है, तो इसको 3 बनाने का तरीका क्या है कि आप इसको 3 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तो SO4 हो जाएंगे, लेकिन 3 बेरियम भी हो जाएंगे। मतलब किसी को जब आप बैलेंस करोगे तो दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा। तो इधर वापस आ जाइए, इधर अपने को क्या करना है, 3 बेरियम बनाना है। तो इधर तो बेरियम एक ही है, 3 तो ऐसे बनेगा। लेकिन जब 3 बेरियम ऐसा बन जाएगा तो इसके साथ देखिए 2 क्लोरीन भी जुड़े हुए हैं। अब 2 क्लोरीन ये हैं और 3 गुणांक में आके लग रहा है, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। मतलब इधर 6 क्लोरीन हो रहा है। अच्छा, इधर 6 क्लोरीन हो गए तो उधर भी 6 होने चाहिए। तो 3 तो हमारे पास पड़े हैं, 3 को 6 बनाने का तरीका सिंपल है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे और 6 क्लोरीन हो जाएंगे। इधर 2 एल्यूमिनियम है तो देखो वापस उधर भी तो 2 एल्यूमिनियम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये समीकरण जो है सॉल्व हो जाती है या फिर बैलेंस हो जाती है। सोडियम जल जब मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो सोडियम का फॉर्मूला Na है, जल हो गया अपने पास में H2O, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस H2 हो जाती है। कौन सा अनबैलेंस है, ध्यान से देखो एक बार, देखो कौन सा अनबैलेंस आपको कोई दिख रहा होगा। Na एक है, इधर भी Na एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, लेकिन इधर ध्यान से देखो एक बार, इधर हाइड्रोजन 2 है, 2 और 1 3 हो जाते हैं। मतलब राइट हैंड साइड में जो है 3 हाइड्रोजन पड़ा है, जबकि लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 ही है। तो देखो तरीका एक है
अब कैसे बना सकते हैं इसको अपन? देखो इसको डायरेक्ट तो अपन 3 बना नहीं पाएंगे, तो एक तरीका लगाना पड़ता है। हम इसको देखो विषम तो नहीं बना सकते, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे इसको देखो, अगर देखो इधर 3 हाइड्रोजन है और अगर मैं इसको 3 से गुणा करूँगा तो 3 ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे, जबकि इधर तो 2 ऑक्सीजन होंगे, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तरीका देखिए, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये मैच्योरिटी कब आएगी, जब आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में ले लेंगे, फिर तो ये चीज़ें अपने आप ही होने लगेगी। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सर इधर 3 हाइड्रोजन है तो इधर एकदम 3 लगा देते हैं। जब 3 लगाओगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 कैसे बनाएंगे वापस? 6 बनाने के वापस अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और 3 मतलब ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे तो तरीका यही है कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। मतलब इस वाले भाग के अंदर, उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 4 हो जाएगी। तो इधर भी अपन 4 बना सकते हैं अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 इधर, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। लेकिन देखो इधर 2 सोडियम हो जाएंगे और 2 ही ऑक्सीजन हो जाएगी, तो अपने को इधर भी 2 ऑक्सीजन और 2 सोडियम चाहिए। तो देखो जब 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं तो साथ साथ में 2 ऑक्सीजन भी हो रही है, दोनों तरफ से ऑक्सीजन बैलेंस है। और इधर देखिए अगर 2 से गुणा किया जाए तो सोडियम बैलेंस हो जाएगा। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो एकदम बैलेंस हो जाती है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैस है सहयोग करके अमोनिया बनाती है। तो देखिए N2 गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया किसको बोलते हैं, NH3 को बोलते हैं। तो देखो ध्यान से देखो एक बार, इधर 2 नाइट्रोजन है तो इधर भी 2 नाइट्रोजन चाहिए, तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो नाइट्रोजन हो जाएगी, लेकिन देखो साथ में 3 हाइड्रोजन भी है, और जब 3 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 दूनी 6 हो जाएगी। इधर 6 हाइड्रोजन है तो इधर भी 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 तो पड़े ही हैं, 3 गुणा का लगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी। अब है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र होता है वो होता है H2S। ये गैस है वायु में, देखो वायु में दहन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से कनेक्ट होगी है तो जलने पर जल बना देगी, तो जल को तो H2O लिखेंगे। और सल्फर डाई, डाई मतलब 2 बार SO2। एक सल्फर ट्राईऑक्साइड भी होता है SO3, तो उसको बाद में देख लेंगे अपन। तो इसको बैलेंस करते हैं एक बार। देखो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन उधर कितनी है, 3 है, क्योंकि देखो 2 ये हैं और तीसरी ये है, तो 3 तो शायद बना नहीं पाएंगे। तो वो तरीका भी रहता है कि 2 से गुणा किया जाए, तो इसको अपन 2 से गुणा कर सकते हैं। 2 से गुणा करने पर क्या होगा, इधर 2 ऑक्सीजन ये रही, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो जाती है, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन देखो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो चुके हैं, लेकिन इधर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो 2 को 4 बनाने का तरीका क्या है कि आप जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, तो ध्यान से देखना इस चीज़ को आप। दिक्कत ये हो रही है कि चलो 4 तो हाइड्रोजन इधर हो जाते हैं, लेकिन 2 सल्फर भी तो हो जाते हैं, तो उधर भी 2 सल्फर चाहिए। तो जब सल्फर 2 बनाना हम अपने को, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो देखो वापस इनबैलेंस हो जाती है। इस चीज़ को वापस जो है बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, देखो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 सल्फर, तो 2 सल्फर इधर भी है, लेकिन देखो ध्यान से 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, लेकिन देखो 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 इससे गुणा होगी तो 4 ऑक्सीजन ये हो जाएगी, 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगी। तो जब इधर 6 ऑक्सीजन है तो अपने को इधर भी 6 ऑक्सीजन चाहिए। तो 6 बनाने का तरीका क्या है, इस 2 को हटाकर अपन अगर 3 लिख देंगे तो शायद हमारी ये जो समीकरण है वो बैलेंस हो जाएगी। अब एक बार वापस ध्यान से देख लो, एक बार वेरीफाई करते हैं। 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन ये रही और 2 ऑक्सीजन ये रही, तो 2 और 4 6 हो जाते हैं। इधर भी 6 देखो ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6, ठीक है। 2 सल्फर, ये 2 S है हमारे पास में, इधर भी देखो 2 S है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाली जो समीकरण है वो हमारी बैलेंस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम धातु जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखो पोटेशियम धातु क्या होती है, के होती है, जल से क्रिया करेगी तो H2O से क्रिया करेगी और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनाएगी। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। 1 K है, इधर 1 K है, देखो इधर 2 हाइड्रोजन ये रहा और 1 हाइड्रोजन ये रहा, 2 और 1 3 हो रहा है,
3 तो बना नहीं पाएंगे, 2 ही बनाने का रिवाज है, क्योंकि ऊपर से ये सारे क्वेश्चन करके आ रहे हैं अपन। 2 से जब इसको गुणा करोगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन। इधर भी 4 हाइड्रोजन चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो देखो इधर भी 2 ऑक्सीजन है, लेकिन देखो साथ साथ 2 पोटेशियम भी है, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से ये पूरी बैलेंस हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में, जो कि मेन टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनके उदाहरण। देखिए इस टॉपिक से जो है फिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये बहुत ही 5 तरह की जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, तो अब तक की इस वीडियो में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेन जो है 5 प्रकार की रिएक्शन है: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसे अपन अगर शामिल रूप में पढ़े तो इसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए नाम से ही पता लगता है कि संयोजन का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब है 2-3 चीज़ों का संयोग होना। अब 2 क्यों, 2 से अधिक चीज़ें भी तो संयोग करके कुछ बना सकती है। लेकिन देखिए इस परिभाषा में एक चीज़ आपको जो है संभल के याद करनी है, वो परिभाषा में है एक एकल, ठीक है ना, एकल उत्पाद। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिएक्शन का परिभाषा एकदम सही लिखते हैं, लेकिन ये चीज़ लिख के नहीं आता है। वो लिखते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके बहुत सारे पदार्थ निर्मित करते हैं तो इस प्रकार की रिएक्शन को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक ही उत्पाद बनना चाहिए। जैसे देखिए ए और बी है, दोनों आपस में रिएक्शन करके सी बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डी भी बना रहे हैं, ई भी बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो देखिए कुछ रिएक्शन है, उनके उदाहरण आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप पहला रिएक्शन देख सकते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे अपन बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना मैं भूल गया हूँ, बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि किसी चीज़ को बुझाने के लिए आप उसमें पानी डालते हो, तो ऐसा ही समझ लीजिए किसी चीज़ को बुझाने के लिए पानी डाला जा रहा है। तो इसमें जब आप हाइड्रोजन जल मिला देंगे, या इसको आप जल में मिला देंगे, इसमें जल नहीं मिलाना है, जल के अंदर इसको मिलाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जब आप जल में मिला देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसे अपन बुझा हुआ चूना बोलते हैं, लेकिन साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो देखिए इसी प्रकार एक और उदाहरण ले सकते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, CO2 और ऊष्मा। और यहाँ से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कार्बन या कोयले के दहन की अभिक्रिया लिखिए। तो आपको ये लिख देना बस C+O2, बीच में आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर अपन इसको ऊष्मा दे रहे हैं और ये CO2 बन रहा है, साथ में ऊष्मा भी रिलीज हो रही है। एक और देख सकते हैं चैप्टर का सबसे मेन, और चैप्टर स्टार्टिंग में जो है ये चीज़ आपको पहले ही बता रखी थी कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसमें ऊष्मा भी निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट भी निकलती है। आपने देखा होगा ना, मैग्नीशियम का एक फीता होता है, इसको आप जलाते हैं तो ये जल के पूरा राख हो जाता है, ऐसा पाउडर बच जाता है राख का। लेकिन जब जलता है तो बहुत सारी हीट निकलती है और प्रकाश भी निकलता है। वैसे इन रिएक्शन को अपन जो है एक और नाम दे सकते हैं, क्योंकि जितनी भी संयोजन अभिक्रिया होती है उनको अपन ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में अब जो है इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। तो अब जो हमारा नया वाला टॉपिक है वो ये टॉपिक है ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसे अपन इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, क्योंकि नाम में इसका जो परिभाषा है वो छुपा हुआ है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ, देखो क्या लाइन लिखी हुई है, उत्पाद निर्माण के साथ साथ, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एक बात तो फिक्स है कि वहाँ पर उत्पाद बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होगा, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ में जो है ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाएगी, तो उन्हें जो है अपन स्पेशली ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। कोयले के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कोयले के अंदर होता क्या है, कार्बन होता है, और जब कार्बन जो है ऑक्सीजन की हेल्प से जलता है तो CO2 बनाता है, साथ में ऊष्मा भी रिलीज करता है।
तो ऐसे लिखना पड़ता है CO2 प्लस ऊष्मा, ऐसे 3 चिन्ह लगाना पड़ता है कि ऊष्मा इस पर बाहर आ रही है। सेकेंड वाला जो अपन सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं ना अपन, जो अपन श्वसन करते हैं, तो वो भी एक रिएक्शन ऐसी है, उसे अपन ऊष्मा से भी रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए श्वसन के अंदर क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है या हमारा जो ग्लूकोज है C6H12O6, अब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है तो CO2 H2O और साथ साथ में जो है एनर्जी भी रिलीज करता है, तभी तो अपने को इतनी एनर्जी मिलती है। जो भी आप खाना खा रहे हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से टूट रहा है, तो टूटने के बाद में जो प्रोडक्ट आपके अंदर बन रहा है, तो इसमें एक प्रोडक्ट अपना, जो अपन प्रोडक्ट ना माने तो अपन एक एनर्जी का स्रोत मान सकते हैं कि जो ऊष्मा बन रही है वो इसके कारण ही बन रही है। तो श्वसन भी जो है एक तरह का ऊष्मा से भी रिएक्शन है। आपके पार्ट के क्वेश्चन के अंदर एक, या जो अपने पार्ट के पीछे वाले क्वेश्चन है ना अभ्यास के अंदर, उसमें क्वेश्चन दे रखा है, तो आप ऐसा रिएक्शन लिख के आ सकते हैं और बता सकते हैं कि ग्लूकोज है ऑक्सीजन की मदद से जब टूटता है, जब रिएक्शन होती है तो CO2 H2O और साथ साथ में एनर्जी भी बनती है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास में एग्जाम्पल रहेगा वो है प्राकृतिक गैस का दहन। ये भी एग्जाम में आ चुका है। प्राकृतिक गैस के दहन का रिएक्शन लिखिए। तो प्राकृतिक गैस अपन जो है मीथेन को बोलते हैं, CH4 इसका सूत्र है। और ये भी देखो, जब ऑक्सीजन की हेल्प से जब इसका दहन हो रहा है तो CO2 H2O और साथ में जो है बहुत मात्रा में ऊष्मा भी बाहर आती है। और एक ऐसी और रिएक्शन है, और रिएक्शन नहीं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हैं कि जो हमारे साग सब्जियां है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, साग सब्जियां है, जब वो खाद में बदल जाती है, यानी जब उनका कंपोस्टीकरण होता है, जब इनको सूक्ष्म जीव है डिकम्पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो वो खाद में बदल देते हैं, तो वहाँ पर भी जो है ऊष्मा बनती है। तो साग सब्जियों का जो अपघटन है या अपघटन होके कंपोस्ट बनना, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मा स्थिति रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए, वियोजन जो अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया की जस्ट उल्टी होती है। संयोजन में क्या हो रहा था कि दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई एकल अभिकर्मक टूटकर नए नए छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। पकड़ में आ रहा है? वियोजन क्या है, संयोजन का जस्ट रिवर्स है। तो एक रिएक्शन, और ये बहुत सारी मैं रिएक्शन आपको बताऊंगा, लेकिन एक परिभाषा पे पकड़ बनाते हैं। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, देखो उसमें था एकल उत्पाद, ये जो एकल वर्ड है आप इसे जरूर याद रखिए संयोजन और वियोजन के टाइम। एकल उत्पाद बनता है और इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पकड़ में आ गया होगा आपके? रिएक्शन को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ये जो फेरस सल्फेट है, ये जब आप हीट देते हैं, हीट मतलब उष्मा देते हैं, ये जैसे डेल का चिन्ह लगता है यहाँ पर, इससे पता लग जाता है कि यहाँ पर उष्मा दी जा रही है इस रिएक्शन के अंदर। ये जो फेरस सल्फेट होता है ये हल्का सा हरा होता है, एक तरह का सॉल्ट होता है ये। जब आप इसको हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है जो कि सफ़ेद रंग का होता है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसें बन जाती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, ये सब वियोजन की रिएक्शन है। वियोजन में क्या कर रहे हैं अपन, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए उष्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपको किसी चीज़ को तोड़ना है तो आपको वहाँ पर जो है एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब आप किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं तो बहुत सारे अभिकर्मक ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं और दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, है ना। इसमें कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारे अधिक पदार्थ बना सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं अपन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे एक सवाल आपके बुक से रिलेटेड है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए, या खड़िया, लाइमस्टोन, ये सब उसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो संगमरमर है, इसको जब आप हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, लगभग देखिए 700 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आप उष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में बदल जाता है। अब गैस तो वातावरण में मिल जाती है। उसी प्रकार एक और रिएक्शन से रिलेटेड आपके सवाल पूछा जा चुका है कि
जब घरों की सफेदी की जाती है, पुताई की जाती है, तो उसके दौरान जो वे दीवारें हैं, क्योंकि देखिए आप करते क्या, ये जो CaO बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी के साथ मिलाते हैं या पानी से रिएक्शन करवाते हैं, ये वैसे है क्या CaO, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। जब आप इसको पानी में डालते हो तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलीन होता है, आप इससे अपने घरों की दीवारों की पुताई करते हैं। पुताई करने के बाद में क्या होता है कि वातावरण में जो CO2 गैस होती है उससे ये रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्ट करने के बाद में क्या होता है कि हमारी दीवारें जो है कुछ समय के बाद में चमकने लगती है। क्यों चमकती है? क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिस विलयन से आप सफेदी कर रहे हैं, वही विलयन वातावरण में उपस्थित CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम कार्बोनेट की, ऑक्साइड नहीं कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जमा देता है, जिसके कारण हमारी दीवारें चमकने लगती है। तो यही तो वो चीज़ है। वापस देखो इसका क्या होता है, जब आप इसको वापस तोड़ोगे तो ये आराम से CaO और CO2 में बदल जाएगी। तो संयोजन, संयोजन का वापस वियोजन, पकड़ मारा हो आपके, संयोजन और वियोजन। तो ये बहुत अच्छी सी बात है कि इस रिएक्शन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जब ऊष्मा हीट दी जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन ऑक्साइड में बदल जाता है। नेक्स्ट अपने पास में रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट की PbNO3। होता है कि एक ट्यूब के अंदर इसको जो है गर्म किया जाता है, एक परख नली होती है इस तरह से, एक ट्यूब, इसमें ये लेड नाइट्रेट होता है, इसको इसमें डालकर जो है गर्म किया जाता है। अब गर्म करने पर क्या होता है, ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में जो है बदलने लगता है, यानी इतने सारे प्रोडक्ट बनता है। अब होता क्या है, जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसका रंग होता है भूरा धुआं, ये मतलब भूरे धुएं के रूप में दिखने लगती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो कौन कौन सी गैसें बनती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, एक ऑक्सीजन गैस बनती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो गैस है उसका कलर होता है, या वो कैसा धुआं देती है, तो भूरे रंग का धुआं देती है, और ये बहुत ही जहरीली गैस होती है, इसको आप सूंघने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। अब जहरीले लेने का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी, मतलब जहरीली होती है, आपको सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही साथ एक रिएक्शन के अंदर ऐसा सवाल और पूछा जा चुका है कि इस रिएक्शन के अंदर, यानी लेड नाइट्रेट के अंदर जब ऑक्सीजन गैस बनती है तो उसका पता आप कैसे लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जब इसमें लेड नाइट्रेट आपने डाल रखा तो क्या होगा कि इससे जो है ऑक्सीजन गैस बनेगी, जैसे ऐसे यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन गैस बनने लगेगी। तो आप क्या कीजिए, एक जलती हुई जो है ऊपर से एक अगरबत्ती लेकर इसके अंदर डाल दीजिए। तो डालने पर क्या होगा, यहाँ पर ये अगरबत्ती बहुत चमकने लग जाती है, बहुत ज़्यादा चमकने लगती है। अब आपको तो पता ही है, कोई चीज़ जल रही है और उसको और अधिक ऑक्सीजन मिल रहा है, जैसे कोयला जल रहा है, उसको आप और अधिक हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो चमकने लगेगा। तो उसी प्रकार ये जो अगरबत्ती होती है ये बहुत ज़्यादा चमकदार लगती है अपने को, तो पता लग जाता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है। अगला वियोजन का एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जल के द्वारा विद्युत अपघटन, यानी जल को जब, यानी जल के अंदर अपने चैप्टर के अंदर वो एक बिकर वाला एक क्वेश्चन है, आपको पता होगा, इलेक्ट्रोड है, दो परख नलियाँ है, ऐसा कुछ है, जल का विद्युत अपघटन, आप उसको एक बार देख सकते हैं। बैटरी वगैरह जोड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि जब जल के अंदर विद्युत धारा दी जाती है तो जल के अंदर भी क्या होता है, अब जल का तो फॉर्मूला ही क्या है, H2O है, मतलब जल कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। तो जब आप जल के अंदर करंट पास करवाते हो तो ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होने लगता है, यानी जल टूटने लगता है। क्योंकि अपने को तो यही पढ़ा रखा है वियोजन के अंदर कि एकल अभिकर्मक टूट के छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। तो ये ऐसा कुछ होता है। ऐसा सेम टू सेम AgBr और AgCl में भी होता है। AgBr होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, पीले रंग का होता है लगभग। इसको जब आप धूप में रखते हो सनलाइट के अंदर तो ये Ag यानी सिल्वर मतलब चांदी, और ब्रोमीन गैस क्या होती है, उड़ जाती है। तो सवाल ऐसा पूछा जा चुका है कि AgBr का रंग कैसा होता है, तो पीले रंग का होता है, और Ag यानी जो सिल्वर होता है उसका रंग होता है ग्रे कलर का, यानी दूसरा कलर का, धूसर। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी होता है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा पे काम करते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, ये वर्ड जो है आप याद रखें, अवशोषित मतलब होता है
अगर आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। अगर आप गर्मी नहीं दे सकते हैं, ऊष्मा नहीं दे सकते हैं, तो कभी भी ऐसी रिएक्शन संभव ही नहीं है। तो ऊष्मा होगी तो रिएक्शन भी होगी, उसे अपन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा द्वारा होने वाली वियोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो वियोजन जो है कई प्रकार से हो सकता है। फिलहाल किताब के हिसाब से चले तो ऊष्मा के हिसाब से भी वियोजन होता है, विद्युत के द्वारा भी होता है, प्रकाश के द्वारा भी होता है। बहुत ज़्यादा तरीक़ों से जो है वियोजन संभव है। तो किसी भी टाइप से जो है आप रिएक्शन करवा सकते हैं, आप किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं। एक चीज़ नोटिस कर लीजिए कि जितनी भी संयोजन अभिक्रिया होती है उन्हें ही हम जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो जिनका जो बेस संयोजन अभिक्रिया को लेकर क्लियर है, और अगर आपको संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण आते हैं तो वही उदाहरण आप ऊष्माक्षेपी में लिख के आ सकते हैं। और अगर आपको वियोजन अभिक्रिया का बेस पता है या तरीका पता है या वियोजन अभिक्रिया के बारे में नॉलेज है, तो वही के वही जो एग्जाम्पल है, क्योंकि जितने भी वियोजन अभिक्रिया होती है उन्हें ही हम जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप वियोजन अभिक्रिया के जो सारे एग्जाम्पल है जो इस टॉपिक से पहले हमने पढ़ा है उनको आप वियोजन अभिक्रिया में लिख सकते हैं। जैसे वो लेड नाइट्रेट वाला था, कैल्शियम कार्बोनेट वाला था, ऐसे बहुत सारे हैं, AgBr, AgCl। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो सभी ऊष्मा शोषी में आप लिख के आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी वियोजन रिएक्शन हो रही थी वो ऊर्जा देने के बाद में हो रही थी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वैसे कि बहुत सारे बच्चों को पता भी है। तो देखिए इसमें होता क्या है। विस्थापन का मतलब होता है जगह छोड़ देना। जैसे मान लेते हैं ये A है और A एक तत्व है और BC एक पूरा यौगिक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा था कि जो A की पावर थी वो B से अधिक थी। तो A क्या कर रहा है कि B के स्थान पर आ रहा है और जो B है बिल्कुल फ्री हो जा रहा है। मतलब कैसे, जो अगला रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्शन होने के बाद जो उत्पाद बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। मतलब जो B का स्थान है वो A ले लेता है, क्योंकि A की पावर जो है B से अधिक है। इसका अगर उल्टा होता, अगर B ग्रेटर देन A, तब रिएक्शन संभव ही नहीं होती, क्योंकि अगर B अधिक क्रियाशील है A से तो ऐसी रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसी रिएक्शन तब होती है जब एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे यौगिक से तत्व को विस्थापित करता है अगर वो कम क्रियाशील है। जैसे इसकी परिभाषा पे काम करते हैं तो परिभाषा इम्पोर्टेंट ही है। जिन अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, ये यौगिक वाला शब्द याद रखना बहुत ज़रूरी है। यौगिक क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जो है कुछ बनाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों का जो एक फिक्स अनुपात होता है ना, उसे अपन यौगिक बोलते हैं। तो यौगिक से अगर विस्थापित करेगा तो उसे अपन विस्थापन रिएक्शन बोलेंगे, यानी अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझते हैं, ये है अपने पास में आयरन यानी लोहा। अगर आप लोहे को जो है कॉपर सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट को अपन क्या बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं, ब्लू विट्रल, ठीक है। जब आप लोहे को कॉपर सल्फेट के विलेन में डालते हैं तो रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद में क्या बनता है, हल्का हरा विलेन बनता है, और कॉपर अलग हो जाता है सॉलिड के रूप में, यानी ठोस के रूप में। एक हमारे पास में किताब है, किताब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट है, उसको आपने समझा होगा। तो होता क्या है, क्योंकि जो फेरिस है या फिर लोहा है वो कॉपर से जो है अधिक क्रियाशील है। क्योंकि आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी क्लास 10th के अंदर ही, हमारा जो चैप्टर तीसरा है ना, धातु अधातु, या फिर उसमें आप पढ़ेंगे चैप्टर 3rd में सक्रियता श्रेणी आपने पढ़ी होगी कि धातु को जो है उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में अपन जमाते हैं। तो उसके अंदर हमको पता लग जाएगा कि कौन सा तत्व किससे ज़्यादा रिएक्टेंट है, ठीक है ना, कौन सा सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। फिलहाल जो है अगर उस सक्रियता श्रेणी के बारे में आपको नॉलेज है तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा जो तत्व है
कौन से तत्व से अधिक क्रियाशील है और कौन से तत्व से कम क्रियाशील है। फिलहाल ये तो जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जो लोहा है, फेरस है या फेरिक है, वो फेरस सल्फेट कब बनता है, जब कॉपर सल्फेट के अंदर, क्योंकि देखो अब ये तो एक तत्व है, आयरन तो एक तत्व है, जबकि जो कॉपर सल्फेट है वो एक पूरा यौगिक है। यौगिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक तत्वों का एक फिक्स अनुपात है। देखो इसमें कॉपर भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसे अपन पूरा यौगिक बोलते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, ये बिल्कुल अधिक क्रियाशील तत्व है, क्योंकि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, फेरिस इज ग्रेटर देन कॉपर, है ना, ज़्यादा क्रियाशीलता है फेरिस की या आयरन की या लोहे की। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित करेगा, यानी उसको हटा देगा और खुद उसके स्थान पे आएगा। तो नया जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा फेरस सल्फेट और साइड में हो जाएगा कॉपर सल्फेट, सॉरी माफ़ करिएगा कॉपर, यानी ठोस अवस्था में जो है पाउडर के रूप में। हालांकि ये मतलब घुलेगा तो नहीं, लेकिन लगेगा हमारे को। इसे अपन ठोस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये उस लिक्विड के अंदर घुलेगा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास में एक ट्यूब है, ठीक है ना, एक ट्यूब इस तरह से, एक परख नली है, उस परख नली के अंदर जो है हमने ऐसा नीले तोते का एक विलेन डाल दिया, ठीक है ना, इसे भर दिया आपने, कॉपर सल्फेट को पूरा भर दिया। उसके अंदर जो है आपने कील डाल दी और इस कील को जो एक धागे से बांध दिया आपने, ठीक है ना, ये धागे से बांधा और एक कील जो है अंदर इस तरह से डाल दी। आपने कुछ दिन रखा और रखने के बाद में क्या होता है कि जब आप इसको बाहर निकालते हैं तो ये कुल कील कुछ इस प्रकार से हो जाती है, इस प्रकार से तो होती है, लेकिन उसके आसपास जो आपको ऐसा कुछ दिखने लगता है, ऐसा कुछ आपको लगने लगता है, भूरे कलर की हो जाती है, ठीक है ना। और जो विलेन है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है हमारे पास में किस प्रकार से होता है, वो हो जाता है हल्का हरा। विलेन का कलर जो है नीले कलर से हल्का हरा में बदल जाता है और जो कील है वो भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि जो कील के आसपास है वो क्या जमा हो जाता है, भूरे रंग का कॉपर जमा होने लगता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और अपन रिएक्शन देख सकते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट की, जिसमें क्या हो रहा है कि जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर, ये भी ज़्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर को उसके स्थान से हटाएगा और खुद उसका स्थान ले लेगा, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। ऐसे लेड और कॉपर कैल्शियम क्लोराइड को आप, कॉपर क्लोराइड है ये कॉपर क्लोराइड है CuCl2, तो बना देगा लेड क्लोराइड और कॉपर को अलग कर देगा। ये जब अलग करेगा तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि विलेन में घुलेगा नहीं, तो इसे अपन जो है ठोस मानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखो इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे कैसे समझते हैं, यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन लिखी जा चुकी है जिसमें सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। जब रिएक्शन करते हैं तो बेरियम सल्फेट और NaCl बनता है। तो देखो किस प्रकार से जो है अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसको अपन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में आपको पता है कि ये सभी अभिकारक है, लेकिन ज़रा सोचिए ये जो अभिकारक बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है। अगर यहाँ पर सोडियम सल्फेट में आप देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में Na एक प्लस का आयन है, जबकि जो सल्फेट है वो 2 माइनस आयन है। उसी प्रकार बेरियम क्लोराइड के अंदर भी आप देख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड में Ba2 प्लस आयन है और क्लोरीन माइनस आयन है। लेकिन जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन होने पर हो क्या रहा है कि जो ये सोडियम है ये क्लोरीन से चिपक रहा है, आप देख सकते हैं, मतलब सोडियम क्लोरीन के साथ में जा रहा है, और जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ जा रहा है। तो इसका मतलब अपने जो आयन है, क्योंकि इनको अपन आयन बोलते हैं, तो ये जो आयन है बिल्कुल आदान प्रदान हो रहे हैं, आयन चेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में जा रहे हैं। तो सिंपल अपन समझ सकते हैं कि अभिकारकों के बीच में जो है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को अपन द्विविस्थापन, इंग्लिश में बोले तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कैसा डिस्प्लेसमेंट,
डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस रिएक्शन से आप समझ गए होंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जब अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो चेंज हो जाते हैं और प्रोडक्ट के रूप में ये बन जाते हैं बेरियम सल्फेट, और इसको तो आप जानते ही हैं NaCl, जो कि साधारण नमक का सूत्र है। नेक्स्ट वाले रिएक्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए, अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया को जो है अवक्षेपण अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि उसी के एग्जाम्पल को समझते हैं, उन्हीं के एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, अब अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप का मतलब होता है अघुलनशील पदार्थ। ठीक है, जो जल में घुलता नहीं है उसे अपन अवक्षेप बोलते हैं। जो जल में घुलता नहीं है, अघुलनशील पदार्थ है, उसे अपन अवक्षेप बोलते हैं। तो आपको नाम से ही पता करना है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे बोलते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अपन अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखो, यही वापस मैंने रिएक्शन ली है, लेकिन ये दूसरी मैंने रिएक्शन ली है। अब इसको देखो कैसे समझते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। अपने को क्या करना, दो ऐसी ट्यूब लेनी है, ठीक है ना, परख नली। दो ऐसे परख नली लेकर क्या करना है, अभी जो सोडियम सल्फेट होता है ये एक तरह का सॉल्ट होता है, सॉल्ट नहीं मानेंगे तो अपन इसको सॉलिड मानेंगे, ठीक है ना, मतलब एक तरह का पाउडर होता है। और बेरियम क्लोराइड भी एक तरह का पाउडर होता है। इन दोनों को अपन जो है जल के साथ में मिलाकर इस प्रकार से इसका एक घोल तैयार करते हैं। उसी प्रकार बेरियम क्लोराइड का भी एक घोल तैयार करते हैं और जल में मिला देते हैं। क्योंकि इसकी फॉर्म अगर जानेंगे तो अपन इसको एक्वस बोलेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे में मिलाएंगे। या तो इस ट्यूब को उठाकर आप इसमें डाल दो, ये जो बेरियम क्लोराइड है आप इस वाले विलेन को सोडियम सल्फेट वाले विलेन में डाल दो। मतलब किससे, कि दोनों को आपको एक दूसरे से मिलाना है, ठीक है ना। मिलाने से क्या होगा कि आपके पास में जो है, जैसे आपने ये जो एक्वस फॉर्म था, ये जो बेरियम क्लोराइड का जलीय विलेन था, आपने इसको मिलाया सोडियम सल्फेट के जलीय विलेन में। तो मिलाने पर क्या होगा कि जो ये सोडियम सल्फेट वाली ट्यूब है, इसका जो रंग है वो बदल जाएगा और ये पूरा जो है ऐसा वाइट हो जाएगा, लगभग श्वेत कलर का हो जाएगा, मतलब सफ़ेद कलर का हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद अगर आप इसको छोड़ेंगे तो होगा क्या, थोड़ी देर के बाद में क्या होगा कि ये जो श्वेत कलर का अवक्षेप है, जिसे अपन बेरियम सल्फेट बोलते हैं, क्योंकि जो नमक होता है वो तो जल में घुल जाता है, लेकिन जो हमें नया अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, इसे अवक्षेप क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अघुलनशील है, क्योंकि ये घुलेगा ही नहीं जल में। तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि देखो, यहाँ से यहाँ तक तो लगभग पानी का इस तरह से अपने को दिखने लगेगा, लेकिन कुछ लिमिट के बाद में अपने को यहाँ पर ऐसा जो वाइट पदार्थ है वो इस परख नली के नीचे बैठता हुआ अपने को दिख जाएगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोलेंगे। तो इस रिएक्शन में हमको क्या मिल रहा है, एक अवक्षेप मिल रहा है, एक अघुलनशील पदार्थ मिल रहा है जो जल में अघुलनशील है। तो इस वाले रिएक्शन को अपन बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम में आने लायक रिएक्शन है। और एक रिएक्शन ये भी है कि PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की भी अगर आप क्रिया कराते हैं तो इनमें भी क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। और अगर रिक्त स्थान के दृष्टि से देखें या ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से देखें तो आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया को ही हम क्या, मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये एक तरह के एक और एग्जाम्पल है। लेकिन देखो, ये जो पोटेशियम आयोडाइड जो है और ये जो लेड नाइट्रेट है, जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, अपने को लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। तो अपने पास में ये जो अवक्षेप मिलेगा ना, ये तो सफ़ेद कलर का अवक्षेप मिल रहा है, लेकिन इसमें जो अवक्षेप मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा पीले कलर का, ठीक है, पीले कलर का अवक्षेप।